हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ पीआईडी कंट्रोलर, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल लूप में। पीआईडी कंट्रोलर बेसिकली एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, फॉर ऑटोमेशन, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री और एनीवेयर। ये हर जगह यूज होता है। जहाँ भी कंट्रोल लूप की बात आती है, जहाँ पर ऑटोमेशन की बात आती है, जहाँ पर कंटिन्यूअस ऑटोमेशन की बात आती है, वहाँ पर पीआईडी कंट्रोलर ज़रूर यूज होता है। पीआईडी कंट्रोलर एक कंट्रोलर है। पीआईडी एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। चूँकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पीआईडी कंट्रोल को बेटर समझने के लिए ओपन लूप और क्लोज लूप को भी अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे भी देख सकते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, और प्रीवियस वीडियो फॉलो करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेनली फोकस करूँगा पीआईडी कंट्रोलर पर। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेपर मिल हो, शुगर प्लांट हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो और ऑयल रिफाइनरी प्लांट हो, हर जगह ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। प्रोसेस पैरामीटर जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, लेवल हो गया, स्पीड हो गया, फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स। तो इन प्रोसेस पैरामीटरों को कंट्रोल करने के लिए हमें पीआईडी कंट्रोलर की ज़रूरत होती है इन प्रोसेस कंट्रोल में, इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। इस पीआईडी कंट्रोलर को समझने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय आज आपका लेना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कंट्रोलर क्या होता है। सबसे पहले मैं पीआईडी नहीं, कंट्रोलर की बात करूँगा। कंट्रोलर क्या होता है, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे बॉडी में हम अपने बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्रेन होती है, डैट इज़ द कंट्रोलर। हमारा ब्रेन सिग्नल देती है, तभी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तभी हम कोई एक्शन लेते हैं। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ क्या, कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये देखिए, ये जो क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, उसमें ये पीआईडी कंट्रोलर है। वो पीआईडी कंट्रोलर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये एक आउटपुट जनरेट करता है जिसकी मदद से ये जो प्रोसेस पैरामीटर है वो हमारे डिजायरेबल पैरामीटर के नज़दीक आने की कोशिश करता है। इसलिए पीआईडी कंट्रोलर के बारे में हमें समझना है, जो कि मैं इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पीआईडी कंट्रोलर की मदद से हम इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस पैरामीटर है उनको अपने डिजायरेबल पैरामीटर के नज़दीक लाने की कोशिश कर। एक्चुअली पीआईडी कंट्रोलर इन प्रोसेस पैरामीटर को हम जो चाहते हैं वहाँ तक इसको लाने में मदद करता है, और वो पीआईडी कंट्रोलर से होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम पीआईडी के बारे में समझेंगे। पीआईडी होता क्या है। पीआईडी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, इसको बोल सकते हैं। पीआईडी में क्या होता है, पीआईडी के ब्लॉक डायग्राम देखिए आप। पीआईडी का जो इनपुट होता है वो एरर सिग्नल होता है, और इसका जो आउटपुट जनरेट होता है जिसको हम कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, उसके पास जाती है, और हमारा जो प्रोसेस पैरामीटर है वो कंट्रोल होती है जो हम चाहते हैं। ठीक है, अब बात रही एरर की। एरर क्या होती है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया हूँ एरर क्या होती है। एरर हमारे जो प्रोसेस पैरामीटर, इसको हम सेंसर की मदद से लाते हैं फीडबैक में, और जो हम चाहते हैं उसके बराबर है या नहीं उसको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद जो डेविएशन मिलता है उसी को हम एरर बोलते हैं। मतलब जो हम चाहते हैं और अभी कितना है, दोनों के बीच में जो गैप है, जो डेविएशन है, उसे एरर बोलते हैं, और एरर ही होता है पीआईडी कंट्रोलर का इनपुट। ठीक है, अब देखिए, अब पीआईडी का फुल फॉर्म देखिए,
आई डी। पी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, आई का मतलब इंटीग्रल और डी का मतलब डेरिवेटिव। ये तीनों मैथमेटिकल टर्म है जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पी के लिए प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो कंट्रोलर का आउटपुट है ये एक्चुअली ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वैरी करता है, इसलिए मैं यहाँ पर वाई ऑफ टी लिखा हूँ। तो जो ये आउटपुट वाई ऑफ टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनपुट एक्स जो कि एरर है। मतलब प्रोपोर्शनल में क्या होता है, आपके आउटपुट जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर के। ठीक है, मतलब जो प्रजेंट में एरर, अगर प्रजेंट में कोई एरर है तो उसी तभी आपको प्रजेंट में आउटपुट मिलेंगे। मान लो कि आपका एरर प्रेजेंट में 0 हो गया तो पीआईडी कंट्रोलर कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में जो आपका कंट्रोलर वाई जो पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट होता है वो इंटीग्रल प्रोपोर्शनल होता है आपके एरर का। वाई ऑफ टी इज इंटीग्रल प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स, इंटीग्रल प्रोपोर्शनल ऑफ एरर एक्स ऑफ टी। ठीक है, इंटीग्रल प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, इंटीग्रल प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि ये आपके प्रीवियस जो एरर थे उनको उनको कुमुलेटिवली अकुमुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव में क्या होता है, जो हमारे आउटपुट होते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ, प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर का, मतलब जो प्रजेंट में जो एरर है तो प्रजेंट में आपको आउटपुट भी मिलेंगे। ठीक, इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में हमारा जो आउटपुट है वो हमारे जो प्रीवियस एरर है, नॉट प्रजेंटली, प्रीवियस जो एरर है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ एरर वाई आउटपुट इज इंटीग्रल प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स ऑफ टी। यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब सम पास्ट टाइम t1 से लेकर प्रजेंट टाइम t2 तक। तो मतलब कोई भी पास्ट टाइम t1 से लेके प्रजेंट टाइम t2 तक ये उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। और डेरिवेटिव में क्या होता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर होता है, मतलब एरर अगर आपका अगर एरर कांस्टेंट है तो उस केस में सिर्फ आपका पी प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल एक्शन लेगा, लेकिन डेरिवेटिव एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए क्या चाहिए, डेरिवेटिव के लिए हमारा एरर में चेंजिंग होना चाहिए। तो इन केस ऑफ डेरिवेटिव आउटपुट इज प्रोपोर्शनल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। सो इस हिसाब से देखा जाए रेट ऑफ चेंज मतलब ये फ्यूचर फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ये अगर चेंज कर रहा है मतलब फ्यूचर में चेंज करेगा। तो पीआईडी में क्या होता है, प्रोपोर्शनल जो होता है वो प्रजेंट एरर पर काम करता है, इंटीग्रल जो होता है वो पास्ट एरर पर काम करता है, और डेरिवेटिव जो होता है वो फ्यूचर में जो एरर आने वाले हैं उस पर काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ एरर हमारा क्या होता है, सेट पॉइंट और जो प्रोसेस वेरिएबल है उसके बीच के गैप को बोलते हैं। और ये कंट्रोल सिग्नल हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है ये वो है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी यूज किया हूँ, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँगा, देखिए पी में, आई में और डी में मैं प्रोपोर्शनल का सिग्नल प्रोपोर्शनल यूज किया हूँ। जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊँगा और इक्वल के साइन में चेंज करूँगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे। तो पी वाले केस में के पी मैंने लिया हूँ, तो कांस्टेंट के लिया हूँ और उसे पी से डिनोट किया हूँ क्योंकि ये प्रोपोर्शनल के लिए है। आई वाले केस में मैं आई यूज किया हूँ के आई, और डी वाले केस में मैं के डी बोला हूँ। अब ये देखिए के पी के आई के डी को क्या बोला जाता है, के पी को हम प्रोपोर्शनलिटी गेन बोलते हैं, और के आई बराबर होता है
1/ti, ठीक है, जो कि टी आई को इंटीग्रल टाइम बोलते हैं। और के डी जो होता है के टी डी के बराबर होता है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये के पी, के आई और के डी, इन्हीं तीनों वैल्यू को यूज करके और इन्हीं तीनों वैल्यू में वेरिएशन करके हम पी आई डी को ऑनलाइन ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं पी वाले केस में, वाई ऑफ टी बराबर मैं क्या लिखा हूँ, मैं प्रपोजनल हटा कर इक्वल यूज किया हूँ, के पी एक्स ऑफ टी। और ये वाई जीरो क्या है, एरर एट टाइम जीरो, सॉरी आउटपुट एट टाइम जीरो, मतलब जीरो, जब टाइम जीरो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रोलर का आउटपुट होगा ही। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आपका कंट्रोलर अभी अभी आपका एरर चेंज नहीं कर रहा है, मान लीजिए अभी देयर इज समथिंग आउटपुट ऑफ योर पी आई डी कंट्रोलर, now we have started counting. So the time when we started counting, the time is called t0, and at a time t0 there would be some output, that output is y0. So that is why I have written here y0 in case of p. अब i के केस में भी देखिए, i के केस में ये जो इंटीग्रल कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है वो के आई लिखा हूँ, और चूँकि ये वाई इंटीग्रल है तो आउटपुट इज इंटीग्रल प्रोपोर्शनल ऑफ एरर। तो ये एरर में जो टाइम होगा t1 वो पास्ट टाइम कोई होगा, और यहाँ पर t2 होगा जो कि प्रेजेंट टाइम होगा, मतलब पास्ट में कोई टाइमिंग से लेकर प्रेजेंट का टाइमिंग तक। तो ये आई कंट्रोलर पास्ट एरर पर काम करती है, ये कुमुलेटिवली ऐड करती है, और उसके कारण जो आउटपुट बनता है वो पीआईडी कंट्रोलर जनरेट करती है। यहाँ पर भी वही t=0 पर जो हमारा कंट्रोलर का आउटपुट होगा वो y0 है। अब देखिए डेरिवेटिव के केस में क्या होगा, सेम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर अगर हम इक्वल में बदलेंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, उसको के डी से डोनेट किया हूँ, और ये हमारा चूँकि डेरिवेटिव है इसलिए हमारा एरर रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डेरिवेटिव होगा, मतलब हमारा एरर के चेंज करने पर ही आउटपुट हमारा मिलेगा। अगर हमारा एरर कांस्टेंट है तो हमारा डेरिवेटिव एक्शन नहीं लेगा, ये इट विल स्टॉप वर्किंग, ओनली प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल विल वर्क एट दैट टाइम व्हेन आवर error is constant means there is some error, but that error is not getting changed. In that case only p and I will act, not d. ओके, अब ये कंबाइंड इक्वेशन को देखिए, जो कि पी, आई और डी तीनों का कंबाइंड एक्शन है, तो ये कंबाइंड एक्शन को ही पीआईडी बोला जाता है। ये पीआईडी का एल्गोरिदम यही है, यही एल्गोरिदम पर हमारा कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। अब देखिए केपी के लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिखा हूँ, जब तक एरर रहेगा तब तक पी के कारण आउटपुट जनरेट होगा। प्रेजेंट में जब तक एरर है, मतलब प्रेजेंट में जब भी एरर है तो हमारा आउटपुट, इसके कारण कुछ आउटपुट मिलेगा हमें, इसके कारण ये इंटीग्रल पर काम करता है, रेट इंटीग्रल, चूँकि ये एरर के इंटीग्रल एरर है तो कोई पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कोई एरर है उसको भी देखता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो प्रीवियस बिहेवियर को देखता है कि एरर प्रीवियसली कैसे चेंज कर रहा था, वो ट्यून किया जाता है कि हमें पास्ट का टाइमिंग क्या लेना है, उसके हिसाब से ये आउटपुट जनरेट करता है। मैं यहाँ पर ये भी लिखा हूँ, जब तक एरर रहेगी तब तक आउटपुट चेंज करते रहेगी। ये मैं बताता हूँ आपको, और इसमें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब तक एरर चेंज करते रहेगी तब तक हमारे डी के कारण एक्शन आउटपुट जनरेट होंगे। जब तक एरर लिनियरली चेंज करेगा तब तक आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। हमारा एरर डेरिवेटिव चेंज करेगा, रेट और किसी रेट से चेंज करेगा तभी हमारे इसके कारण आउटपुट होगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम सिर्फ पी कंट्रोलर यूज करें तो पी के कारण क्या होता है, हमारा
हमारा जो रैपिड एडजस्टमेंट फॉर मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब जो हमारा कंट्रोलर का आउटपुट होता है वो रैपिडली चेंज करता है सिर्फ पी के कारण। ठीक है, तो रैपिडली चेंज करेगा। अगर हमारे पास कुछ एरर है, उस एरर में हम कुछ गेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि रैपिड एडजस्टमेंट फॉर मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब यहाँ पर हमारा जो स्पीड है, आउटपुट जो पी के कारण जो आउटपुट जनरेट हो गया उसका डायनेमिक रिस्पॉन्स हाई होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ आप देखिए। इस ग्राफ में मैं क्या दिखाया हूँ, टी के कारण ये आउटपुट हमारे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, टाइम के अनुसार जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसके लिए मैं एक ग्राफ बनाया हूँ। ये ग्राफ इज ओनली फॉर पी कंट्रोलर। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेट पॉइंट है। ठीक है, सेट पॉइंट है। अब ये कंट्रोलर का आउटपुट हमारा देखिए, मैंने 3 आउटपुट दिखाया हूँ। मैंने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को 3 ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दिखाया। इसमें पहला मैं जो प्रोपोर्शनलिटी गेन है KP1 लिया हूँ, फिर KP2 लिया हूँ, फिर KP3 लिया हूँ। तो जैसे जैसे KP का वैल्यू बढ़ते जाता है हमारा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेट पॉइंट के नज़दीक पहुँचते जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये सेट पॉइंट के पास पहुँचता तो ज़रूर है, लेकिन बाद में दोनों के बीच में, बाद में कहने का मतलब है कि स्टेडी स्टेट में एट ए टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी जो हमारा आउटपुट होता है, जो जो हमारा प्रोसेस वेरिएबल होता है और जो हमारा सेट पॉइंट होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह ही जाते हैं। वो गैप कम नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ पी कंट्रोलर यूज करेंगे तो हम कभी भी सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। हम सेट पॉइंट के हमारे सेट पॉइंट और जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह ही जाता है। वो स्टेडी स्टेट में होता है t टेंस टू इन्फिनिटी पर। उस गैप को हम ऑफसेट बोलते हैं। इसमें यही है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी गेन को बढ़ाते हैं तो हम राइज टाइम को बढ़ा सकते हैं। मतलब हम सेट पॉइंट को के पास जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जल्दी पहुंचता तो ज़रूर है लेकिन उसे क्रॉस करके और आगे निकल जाता है। तो ये सिर्फ पी कंट्रोलर में ऐसा होता है। मतलब हम प्रोपोर्शनलिटी गेन बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट का रैपिडनेस बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रोसेस में ऑफसेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को देखकर भी के जो पी कंट्रोलर में KP का वैल्यू होता है उसका ट्यूनिंग किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आई कंट्रोलर में। आई कंट्रोलर क्या करता है, जो पी कंट्रोलर में का प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम को फास्ट तो करता है, कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को फास्ट तो करता है, लेकिन एक कुछ ना कुछ ऑफसेट रह जाते हैं। इस ऑफसेट को हटाने के लिए हम लोग आई कंट्रोलर यूज करते हैं। इस आई कंट्रोलर के कारण जो हमारा ऑफसेट है वो जीरो जाता है। वो देखिए इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं। इस ग्राफ में देख सकते हैं हमारा पास कुछ सेट पॉइंट है। अब हमारा कोई टाइम t0 से हमारा प्रोसेस वेरिएबल चेंज होना स्टार्ट हुआ। मैंने 3 टाइम के लिए लिया इंटीग्रल टाइम, 3 इंटीग्रल टाइम लिए हैं और 3 ग्राफ दिखाए हैं। तो देखिए पहला इंटीग्रल टाइम में राइज टाइम कम है और ये ओसिलेशन हो रहा है, और कोई टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी पर, मतलब स्टेडी स्टेट में ये एकदम सेट पॉइंट के साथ मिल जाता है। इसमें कोई गैप नहीं रहता, इसमें कोई ऑफसेट नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टाइम को घटाएंगे, क्योंकि t1 बड़ा है t2 छोटा है, तो टाइम को घटाने से राइज टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ओसिलेशन और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जा रही है। सेट पॉइंट के पास तो पहुंच रहा है लेकिन उसे क्रॉस कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। मतलब एक सिस्टम अनस्टेबल हो गया है। मतलब इसमें ओसिलेशन हो रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम टी के वैल्यू को घटाते जाते हैं ये ओवरशूट हमारा जो है वो बढ़ते जाता है, सिस्टम अनस्टेबल होते जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखिए जो KI होता है इंटीग्रल में, इंटीग्रल का आउटपुट जो होता है KI होता है, और KI इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। इंटीग्रल कांस्टेंट हमारा होता है KI=1/TI। मतलब TI को कम रखेंगे तो KI ज़्यादा होगा, और KI अगर ज़्यादा होगा तो हमारा आउटपुट फास्ट काम करेगा, और KI का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा कम होगा। तो देखिए यहाँ पर
T1 का वैल्यू TI हमारा सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारा KP का वैल्यू KI का वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगा, तो हमारा आउटपुट कम जनरेट होगा, तो हमारा राइज टाइम घट जाएगा। तो TI अगर ज़्यादा होगा तो हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा स्लगिश हो जाएगा। और अगर जो इंटीग्रल टाइमिंग है वो हम कम करेंगे तो हमारा सिस्टम थोड़ा और अनस्टेबल होगा, लेकिन थोड़ा फास्ट होगा। तो इस चीज़ को देखकर भी ट्यूनिंग किया जाता है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिखा हूँ, रिस्पॉन्स स्लगिश होता है टाइम के बढ़ने के साथ, बट स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। जैसे कि टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो स्टेबिलिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यही चीज़ को देखकर हम लोग PID को ट्यूनिंग करते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेरिवेटिव हमारा एक्शन होता है जब एरर चेंज करेगा किसी रेट से। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब हो सकता है, जैसे कि हमारा कोई एक लूप है, कोई एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए बॉयलर ड्रम है, बॉयलर ड्रम के हमें लेवल को कंट्रोल करना है। ठीक है, मान लीजिए एक बॉयलर ड्रम है, उसमें हमारे लेवल 50% मेंटेन करना है, लेकिन उसमें बहुत सारे नॉइज है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस के कारण हमारा जो लेवल है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा। तो उस फास्ट चेंजिंग को अगर जल्दी जल्दी चेंज होगा तो हमारे एरर सिग्नल भी चेंज होंगे। और एरर सिग्नल को कौन सेंस करेगा, डेरिवेटिव, क्योंकि एरर हमारा किसी रेट से चेंज करेंगे तो ये डेरिवेटिव कंट्रोलर विल कम इन एक्शन। ठीक है, लेकिन इसका यही प्रॉब्लम यही है कि ये इस नॉइज के कारण ये इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव ऑफ द नॉइज के कारण ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये सिस्टम को और ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। इसलिए डी कंट्रोलर हम लोग वहीं पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारा जो एरर है बहुत स्लो रेट से चेंज कर रहा हो। अगर हमारा एरर बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से चेंज करेगा वहाँ पर हमको डी कंट्रोलर नहीं यूज करना है, नहीं तो ये सिस्टम को और अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, पी कंट्रोलर में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। आई कंट्रोलर का ये एडवांटेज ये है, ये डिसएडवांटेज है। डी कंट्रोलर का ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो पी कंट्रोलर का एडवांटेज यही है कि अगर पी में हम केपी का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है, उसका डायनेमिक रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। अगर हमको डायनेमिक रिस्पॉन्स थोड़ा कम करना है तो केपी के वैल्यू को कम कर दीजिए। मतलब ये ट्यूनिंग का प्रोसेस है, मैं बताता हूँ उसी के बारे में। इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि ये कभी भी सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर पाता है, दोनों के बीच में हमेशा अंत में एक गैप रह ही जाता है। इसलिए इसको हम नॉन जीरो ऑफसेट कहते हैं। और इसके कारण एक इनस्टेबिलिटी होता है, क्योंकि ये सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर रहा है तो ये सिस्टम अनस्टेबल कहला सकता है। ठीक है, आई कंट्रोलर में क्या होता है, आई कंट्रोलर में क्या होता है, जो ये ऑफसेट है पी कंट्रोलर का, उसे हटाने के लिए हम लोग आई कंट्रोलर यूज करते हैं। और आई कंट्रोलर क्या करता है, वो प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करता है और उसको कुमुलेटिवली ऐड करता है, इंटीग्रेट करता है और एक सिग्नल जनरेट करता है और पी के साथ ऐड करता है। और उसके कारण हमारा रिस्पांस कुछ ऐसा होता है। अगर हम जितना ज़्यादा हम इंटीग्रल टाइम को रखेंगे हमारा रिस्पांस उतना ही अच्छा होगा, स्लो होगा थोड़ा, लेकिन स्टेबिलिटी जो उसका है वो थोड़ा सही रहेगा। अदरवाइज ये अनस्टेबल होता है। मतलब पी कंट्रोलर के कारण हमारा ऑफसेट होता है, आई कंट्रोलर के कारण हमारा क्या होता है, जो ऑफसेट होता है वो रिमूव हो जाता है, बट सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इस अनस्टेबिलिटी को हम लोग ट्यून कर सकते हैं इंटीग्रल टाइम को चेंज करके। ठीक है, तो पी और आई का कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना चाहिए, पी और आई का कॉम्बिनेशन वहाँ यूज करना चाहिए जहाँ पर हमारा प्रोसेस का लूप, जहाँ पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो जहाँ प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है बस सिर्फ पी और आई कंट्रोलर यूज करना चाहिए। और पी, आई और डी कंट्रोलर तीनों का कंबाइंड हमें वहीं पर यूज करना चाहिए जहाँ पर हमारा जो क्लोज लूप या प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रहा है। जैसे कि क्या होता है,
बॉयलर का एग्जांपल लेता हूँ। बॉयलर में कोल अंदर जाती है, कोल जलने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ती है, तो ये क्या एक स्लो प्रोसेस हो गया। तो स्लो प्रोसेस में हम पीआईडी कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा बॉयलर ड्रम का ले लीजिए। बॉयलर ड्रम में क्या होता है, हमें पावर प्लांट में क्या होता है, लोड हमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं हमें स्टीम का डिमांड बढ़ जाता है, और वैसे ही हमारा ड्रम लेवल लो होने लग जाता है। तो ये क्या एक फास्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पर पी आई कंट्रोलर यूज करना बेटर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर तीनों के बीच में कंपैरिजन भी लिखा हूँ। पी कंट्रोलर कब यूज करना चाहिए, पी आई कंट्रोलर कब यूज करना चाहिए, पी आई डी कंट्रोलर कब यूज करना चाहिए। देखिए, पी कंट्रोलर में क्या होता है, फास्ट क्लोज लूप रिस्पॉन्स होता है। तो हमें क्लोज लूप रिस्पॉन्स को फास्ट करना है, मतलब हमें किसी चीज़ को जल्दी कंट्रोल करना है, तो हमें पी का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण हमारा क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर आता है। अगर आपको स्टेडी स्टेट इसके कारण एक स्टेडी स्टेट एरर आता है जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। अगर आपको ऑफसेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पी कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। इफ़ ऑफसेट इज एक्सेप्टेबल यूज इट। अब हम पी और आई दोनों को मिलाकर यूज जब करते हैं तो जो इस पी के कारण ऑफसेट आ रहा था वो ऑफसेट यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण होता क्या है, इंटीग्रल एक्शन में इंड्यूस क्लोज लूप अनस्टेबल। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। इसमें क्या होता है, इंटीग्रल एक्शन आने से सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ये देखिए, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, इसमें एक ऑसिलेशन आ जाती है, और ये ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते 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 टी टेंस टू इन्फिनिटी पर ये सेट पॉइंट के नज़दीक आ जाती है, मतलब इसमें ऑफसेट नहीं रहती है, ठीक है। मोस्टली ये मोस्ट कॉमन यूजिंग कंट्रोलर है। मोस्टली हर जगह फास्ट प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होता है, तो हम पी आई कंट्रोलर यूज करते हैं। ये बेटर होता है फास्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब पी आई डी कंट्रोलर देखिए, चूँकि पी है तो ऑफसेट होगा, आई यूज किए हैं तो वो ऑफसेट से रिमूव हो जाएगा। अब डी है, डी, तो डी कंट्रोलर क्या करता है, डी कंट्रोलर देखता है कि चूँकि हम लोग पी कंट्रोलर यूज किए उसमें ऑफसेट आ गया, आई कंट्रोलर यूज किए ऑफसेट हट गया, लेकिन सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो गया। ये देखिए, आई कंट्रोलर के कारण सिस्टम अनस्टेबल हो गया है। इस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, मतलब ये अनस्टेबल हो गया है, मतलब हमारा एरर पे एक रेट ऑफ चेंजिंग आ गया है। तो रेट ऑफ एरर में अगर रेट ऑफ चेंजिंग आता है तो वो सिर्फ डी से हटता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डी कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। डेरिवेशन एक्शन रेड्यूसेस ऑसिलेशन। बट फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, कोई प्रोसेस फास्ट होता है, अगर उसमें हम डी कंट्रोलर यूज करेंगे तो ये हमारे आउटपुट ज़्यादा जनरेट करेगा, जिसके कारण हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए अगर हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है वो स्लो रेट से चेंज कर रहा है, वहीं पर इसे यूज करना चाहिए। सो इट इज़ बेटर फॉर स्लगिश प्रोसेस। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग के बारे में बताऊंगा, जो हम पीआईडी कंट्रोलर को ऑनलाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं। इसके लिए एक थंब रूल है। थंब रूल में क्या होता है, जैसा कि मैं आप इस इक्वेशन में दिखाया हूँ, ये जो हमारा पी आई डी तीनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है, उसमें मैं आपको के पी दिखाया हूँ जो कि पी के लिए प्रोपोर्शनलिटी गेन है। मैं के आई दिखाया हूँ जो इंटीग्रल टाइमिंग के हिसाब से के आई बनता है। मैं के डी दिखाया हूँ जो डेरिवेटिव टाइमिंग के हिसाब से के डी बनता है, ठीक है। तो ये थंब रूल है फॉर पी आई डी कंट्रोलर ऑनलाइन ट्यूनिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम के पी, टी आई और टी डी को लेते हैं, और के पी को 1 रखते हैं, और सिर्फ पी कंट्रोलर यूज करना है तो टी आई और टी डी को 0 रखिए। अगर पी आई डी में सिर्फ पी को यूज करना है तो के पी को 1 रखिए, टी आई को 0 और टी डी को 0 रखिए। देखिए यहाँ हम लोग उसको अगर 0 रखते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ बचता है ये पार्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वी कैन विद द हेल्प ऑफ के पी के वैल्यू को हम थोड़ा 1 से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और अगर इसको 1 से थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऑनलाइन
प्रोसेस पैरामीटर और सेट पॉइंट को दोनों के बीच में गैप देखकर इसका ट्यूनिंग करते हैं। ये ऑनलाइन ट्यूनिंग है, इसे थंब रूल बोलते हैं। वैसे साइंटिफिकली दो अलग मेथड है। पहला मेथड है कोहेन-कुन और दूसरा है जिगलर-निकोलस। जो साइंटिफिकल मेथड है पीआईडी कंट्रोलर को ऑनलाइन ट्यूनिंग करने के लिए, बट जनरली लोग थंब रूल यूज करते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीआईडी कंट्रोलर में अगर सिर्फ पी कंट्रोलर है तो पी कंट्रोलर के कारण कुछ ना कुछ ऑफसेट रह ही जाते हैं। अब देखिए, पीआईडी कंट्रोलर में अगर हमें पी और आई दोनों का कमांड यूज करना है, और दोनों का कमांड यूज हम लोग कब यूज करते हैं, फॉर अगर हमारा जो प्रोसेस फास्ट है। फास्ट प्रोसेस कहने का मतलब है जैसे कि बॉयलर ड्रम का मैंने एग्जांपल बताया था, उसमें पावर प्लांट में लोड बढ़ाते हैं, स्टीम का डिमांड बढ़ती है, ड्रम लेवल तुरंत डाउन होने लग जाती है, तो ड्रम लेवल को कंट्रोल करने के लिए पी आई कंट्रोलर बेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम के पी के वैल्यू 1 रखते हैं, टी आई का वैल्यू 1 रखते हैं और टी डी को 0 रखते हैं। ठीक है, और हम लोग इससे क्या होता है, हमारा के पी यूज करने से हमारा ऑफसेट आता है, टी का इंट्रोडक्शन होने से हमारा ऑफसेट ख़त्म हो जाता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है। हम टी के वैल्यू को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम सिस्टम को थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेते हैं। और पीआईडी कंट्रोलर हमारा कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर स्लगिश प्रोसेस है। जैसे कि मैं कोयला का एग्जांपल बताया था, बॉयलर के अंदर कोयला जाते हैं, धीरे धीरे जलते हैं, फिर उसका रिस्पांस कुछ देर बाद आता है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस में मान लीजिए आपको फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो स्लो प्रोसेस में क्या होता है कि हमें उस केस में हमारा क्या है कि एरर तो हमारे बनते हैं और एरर चेंज भी होते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज थोड़ा स्लो रहता है, तो इसलिए वो स्लगिश प्रोसेस हो गया। और स्लगिश प्रोसेस के लिए पीआईडी कंट्रोलर इज़ द बेस्ट। इट प्रोवाइड ऑप्टिमम रिस्पांस। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग के पी का वैल्यू 1 रखते हैं, इंटीग्रल टाइमिंग का वैल्यू 1 रखते हैं और टी डी का वैल्यू 1 रखते हैं, और इस प्रोसेस को समझकर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, लूप ट्यून हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ बता देता हूँ। पी कंट्रोलर यूज करते हैं जब हमें किसी प्रोसेस को फास्ट करना हो या स्लो करना हो। फास्ट करना हो तो के पी के वैल्यू को 1 से आगे बढ़ाइए, स्लो करना है तो थोड़ा के पी के वैल्यू में चेंजिंग करिए। इसके कारण थोड़ा ऑफसेट आ जाता है। ऑफसेट हटाने के लिए हम लोग आई कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन करते हैं। आई कंट्रोलर का जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑफसेट हट जाता है, लेकिन सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। अगर हम टी आई के वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो रहता है, रीच टाइमिंग कम रहता है, और ये थोड़ा स्टेबल रहता है। टी आई का वैल्यू को थोड़ा और कम करेंगे तो हमारा इससे क्या होता है, राइज टाइम तो बढ़ जाता है, सिस्टम फास्ट हो जाता है, लेकिन हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमें के पी और टी आई दोनों यूज करके अगर हमारा फास्ट प्रोसेस है तो हम पी आई यूज करके उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर हमारा स्लगिश प्रोसेस है तो पीआईडी यूज करिए। तो थैंक यू, प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए दोबारा वीडियो देखकर। थैंक यू।